तो फिर एक बार गुड आफ्टरनून आप सभी को, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और आप सभी को भी जो लोग यहाँ मौजूद हैं। कल हम लोग नरमदलीय चरण पे ऑलमोस्ट बात कर चुके थे, और जो कंट्रोवर्सी थी उस पर बात करनी थी स्थापना को लेकर के। और एक दो सवाल भी हमारे सामने है, बहुत अच्छा है। एक आधा मैं बोर्ड पे ले भी लूंगा इसमें से। अभी आप एक शीर्षक दे दें और लिखें आप, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद, कंट्रोवर्सी। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत। लिखेंगे आप सभी लोग सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत। ठीक है, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थीसिस। हाँ, VALVE, वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व थीसिस। ठीक है, सबसे पहले जैसे इसमें लिखने वाले हम लोग क्या है सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत, है ना। तो इसमें यह है कि सरकार ने कांग्रेस की जानबूझकर स्थापना कराई। भारतीयों में यदि असंतोष जमा हो रहा है तो एक ऐसा मंच हो जिसके माध्यम से वो असंतोष निकलता रहे और 1857 जैसी परिस्थितियां ना हो। 1857 जैसी परिस्थितियां ना हो, यह है सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक सरकारी रिटायर्ड सिविल सेवक ने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो क्या सरकार के इशारों पर यह स्थापना की गई थी, इसको देखा जाता है। ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि ह्यूम की जीवनी में इस बात का उल्लेख है। तो प्रथम अध्यक्ष ने भी इस ओर इशारा किया। विवाद क्यों आगे बढ़ा? इस तरह का विवाद राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही कंट्रोवर्सी रही है। लाला लाजपत राय, गोलवलकर जो प्रमुख थे आरएसएस के, हेडगेवार जी के बाद, और रजनी पाम दत्त इतिहासकार थे, मार्क्सवादी नेता भी थे। इन सब लोगों ने 1947 के पहले इस विचार को आधार बनाकर कांग्रेस की आलोचना की। क्या इसे माना जाए? तो इसे खंडित, मतलब इसको माना नहीं जाता है। ठीक है, खंडन किया जाता है, वो भी हम इसमें चार छोटे छोटे हिस्सों में इसको हम अभी देख लेंगे, लिख लेंगे। लिखें आप जरा क्या है, पहले लिख लें आप सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत क्या है। लिखें, सरकार ने भारतीयों में संचित असंतोष, भारतीयों में संचित असंतोष को, भारतीयों में संचित असंतोष को निकालने के लिए, निकालने के लिए कांग्रेस की स्थापना या राजनीतिक संस्था की स्थापना स्थापना की योजना बनाई। और एओ यूम को आगे किया।
और ए ओ ह्यूम को आगे किया। ए ओ ह्यूम को आगे किया इस काम के लिए कि भाई तुम करो इस काम को। तो जो लोग कहते हैं ना ये सिद्धांत कि सरकार के दिमाग के ऊपर थी कांग्रेस, वो इस तरह की बात करते हैं। तो सरकारी षड्यंत्र सिद्धांत भी कहते हैं इसको, सरकार ने षड्यंत्र किया। इसका आधार क्या है इस सिद्धांत, देखिए आप, ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया है ना, लिखेंगे आप, वेडर्बन के द्वारा लिखित वेडर्बन के द्वारा लिखित ह्यूम की जीवनी में ठीक है, वेडर्बन के द्वारा लिखित ह्यूम की जीवनी में ह्यूम की जीवनी में इससे संबंधित कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे सरकार को खतरे से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई, सरकार को खतरे से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई। सरकार को खतरे से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसी में लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ने भी इसके अतिरिक्त कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ने भी प्रथम अध्यक्ष ने भी कुछ अवसरों पर कुछ अवसरों पर सरकारी समर्थन का कुछ अवसरों पर सरकारी समर्थन का संकेत दिया है। ठीक है, कुछ अवसरों पर सरकारी समर्थन का, उन्होंने भी कभी कभी भाषण में यह बात कही है कि सब डफरिन जो उस समय वायसराय थे उनके सहयोग और मदद से काम कर रहे हैं। देखो, जब संस्थापक के जीवनी में इस तरह की बात कही गई हो और पहला अध्यक्ष इस तरह की बात कह रहे हैं तो कंट्रोवर्सी का उठना बहुत लाजिमी है। और ये जीवनी आई थी 1912 के आसपास, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी है। ठीक है, ऐसे करके बात आगे बढ़ी है। तो सुरक्षा बल्ब सिद्धांत क्या है, सरकार ने जानबूझकर खतरे से बचने के लिए कांग्रेस की स्थापना कराई। ये बात क्यों कही जाती है, जीवनी के आधार पर और डब्ल्यूसी बनर्जी के कुछ कथन के आधार पर। क्लियर? ठीक है, अब उन लोगों ने बात कही तो ये विवाद कैसे आगे बढ़ा, 1912 के बाद ये विवाद 47 के बीच में कैसे आगे बढ़ा। अगला पॉइंट लिखें, विवाद क्यों आगे बढ़ा या हुआ। लिखें, कांग्रेस की आलोचना करने के लिए कांग्रेस की आलोचना करने के लिए कुछ नेताओं ने इस सिद्धांत का उपयोग किया। कांग्रेस की आलोचना करने के लिए कुछ नेताओं ने इस सिद्धांत का उपयोग किया। ठीक है, लिखें, जैसे लाजपत राय ने लाजपत राय ने गरम दल के नेता हैं लाजपत राय,
लाजपत राय ने नरमदलीय कांग्रेस की आलोचना लाजपत राय ने नरमदलीय कांग्रेस की आलोचना इस सिद्धांत के आधार पर की नरमदलीय कांग्रेस की आलोचना इस सिद्धांत के आधार पर की। लाजपत राय का एक लेख आया था यंग इंडिया नामक अखबार में, उसमें वो कह रहे थे कि नरमदलीय कांग्रेस तो कोई कांग्रेस थी ही नहीं, तो 3 दिनों की बैठक होती थी और फिर ये अपने अपने काम में लग जाते थे। तो कांग्रेस को देख के लगता था जैसे सरकार ने ही कांग्रेस को आगे ठेका दे रखा हो, टेंडर दे रखा हो, मोर्चा संभाल रखा हो। ये तो हम लोग जब कांग्रेस पे हावी हो गए, लाल बल पाल वाली टीम, तब कांग्रेस सही अर्थों में एक राष्ट्रीय संस्था, तो वो अपनी बात समझाने के क्रम में इस सिद्धांत को लेकर के नरमदलीय कांग्रेस की आलोचना, ठीक है, तो एक बात उन्होंने कह दी। इसी में अगला पॉइंट लिखें आप कि मार्क्सवादी विद्वान, मार्क्सवादी लिख लीजिएगा, मार्क्सवादी विद्वान आरपी दत्त ने मार्क्सवादी विद्वान आरपी दत्त ने कांग्रेस को कांग्रेस को पूंजीपतियों कांग्रेस को पूंजीपतियों एवं मध्यवर्गीय संस्था मध्यवर्गीय संस्था बताने के लिए मध्यवर्गीय संस्था बताने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया। मार्क्सवाद के बारे में भी आगे पढ़ेंगे तो बेहतर समझेंगे आप, इसमें भी जाना भी नहीं है आपको, बस लिख के छोड़ देना है। ये चर्चा हो जाएगी आगे भी, अभी आरपी दत्त का और भी जिक्र भी आने वाला है, ठीक है। मार्क्सवादी विचारधारा आप समझेंगे जितनी आपको ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए, तब अपने आप बात समझ में आ जाएगी। बस वो लोग कहते थे ये पैसे वालों की संस्था है, मिडिल क्लास की संस्था है, और गरीबों का गुस्सा कहीं सरकार पे न फूट पड़े, तो उस गुस्सा को शांत करने के लिए कांग्रेस बनाई गई, ताकि ब्रिटेन के पैसे वाले और भारत के पैसे वाले लोग मिलकर के भारत में अधिक से अधिक मुनाफा, ये क्रक्स है उनके विचार का, ये मार्क्सवादी अप्रोच है, ठीक। तो इन्होंने भी आलोचना की। ऐसे लिखें आप, आरएसएस के गोलवलकर जी ने भी, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोलवलकर जी ने भी ठीक है, जैसे आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, और जो आरएसएस के प्रमुख होते जैसे उस समय केवी हेडगेवार थे, के बाद और गोलवलकर जी वैसे ही उस दौर में एक आरएसएस के प्रमुख रहे 1939-40 के आसपास, ठीक। तो आरएसएस के प्रमुख गोलवलकर जी ने भी इस सिद्धांत का उपयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है ना, गोलवलकर जी ने भी इस सिद्धांत का उपयोग कांग्रेस की आलोचना के लिए किया। इस सिद्धांत का उपयोग कांग्रेस की आलोचना के लिए किया गोलवलकर जी ने, ठीक है। देखिए आप, इन्होंने हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत को कमजोर करने का आरोप कांग्रेस पे लगाया, कमजोर करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया।
इनका कहना था कि सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस को आगे किया कि भारत हिंदू राष्ट्र न बन पाए, और कांग्रेस उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलने लगी और भारत को कभी हिंदू राष्ट्र, विविधता में एकता, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। उन्होंने भी आलोचना की, लेकिन अपने तरीके से। इन तीनों लोगों ने क्या किया, अपने अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया। प्रेशर कुकर के बारे में सभी लोग जानते होंगे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं। जब जब प्रेशर बिल्ड होता है तो सीटी बजती है और फिर नॉर्मल हो जाता है, अपना फिर पकना शुरू हो जाता है उसमें। इस सिद्धांत का मतलब यही है कि जब लोगों का गुस्सा बढ़ेगा तो कांग्रेस कुछ करते हुए दिखेगी ताकि लोगों का गुस्सा शांत, और 57 की तरह फिर दोबारा कोई विद्रोह ना हो। इसी संदर्भ में इसको सेफ्टी वल्व थीसिस या सुरक्षा वल्व सिद्धांत कहा जाता है। ठीक? कुकर वाली बात याद रह जाएगी। और उसी संदर्भ में लोगों ने कहा "हाँ, ठीक ही है ये, मतलब ये बात"। इन लोगों ने इस विवाद को आगे बढ़ा दिया। 1912 से 1947 के बीच में इन विद्वानों ने इसको ले करके कांग्रेस की आलोचना की, चर्चा होती रहती थी बुद्धिजीवियों के बीच में उस समय। ठीक। तो सुरक्षा बल सिद्धांत क्या है, सरकार ने जानबूझकर स्थापना की। क्यों ऐसा कहा जाता है, विवाद क्यों बढ़ा, इनके कारण बढ़ा। खंडन, अगला पॉइंट लिखे खंडन। लिखें कि आधुनिक शोधों में, रिसर्च में, आधुनिक शोध में इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत का कई आधारों पर खंडन किया जाता है। ठीक, कई आधारों पर खंडन किया जाता है। लिखें आप, जैसे जैसे ह्यूम की जीवनी में, ह्यूम की जीवनी में जिस खतरे का उल्लेख किया गया है, जिस खतरे का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है, उसका आधार का आधार कोई सरकारी स्रोत नहीं है, का आधार कोई सरकारी स्रोत नहीं है। उसका आधार सरकारी स्रोत नहीं है, बल्कि साधु संतों की भविष्यवाणियां हैं। बल्कि साधु संतों की भविष्यवाणियां हैं। ठीक है। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि बहुत सारे साधु संतों ने ह्यूम को ये बात बताई थी, अंग्रेजों पे खतरा है, अंग्रेजों को बचाना है तो तुम कोई संस्था बनाओ। अब साधु संतों की बात को क्यों प्रामाणिक माना जाए, ठीक है, सरकार यदि कहती तो एक बात प्रामाणिक मानी जाती। सबसे बड़े खंडन का तो आधार जीवनी में ही है, नंबर 1। अगला पॉइंट लिखें इसी में, खंडन में ही लिखें, समकालीन वायसराय डफरिन ने, समकालीन वायसराय डफरिन ने, ये डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1888। ठीक है। समकालीन वायसराय डफरिन ने ह्यूम को, वायसराय डफरिन ने ह्यूम को यह सुझाव दिया था
यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस को सामाजिक मुद्दों तक केंद्रित रखो। लेकिन कांग्रेस ने पहली बैठक से ही राजनीतिक मुद्दों को उठाना प्रारंभ किया। राजनीतिक मुद्दों को उठाना प्रारंभ किया। ठीक है? मुद्दों को तो ह्यूम ने डफरिन की बात नहीं मानी, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे उठाए गए, सामाजिक धार्मिक मुद्दे नहीं उठाए गए। अगला पॉइंट लिखें आप। तीसरे और चौथे अधिवेशन की स्वयं डफरिन ने आलोचना की। तो ऐसे करके ना बहुत सारे तर्क हैं, हमें सूची लंबी नहीं बनानी है, बस ये समझना है कि केवल सरकारी षड्यंत्र तो नहीं कह सकते हैं इसको हम। ठीक, इसको केवल हम सरकारी षड्यंत्र, डफरिन ने खुद कहा ह्यूम को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें पता है तो वो गलत कर रहे हैं। ह्यूम के कांग्रेस से सावधान रहिए, सबको पत्र लिख रहे हैं डफरिन। बाकी इसके बाद जितने भी वायसराय आते हैं सब आलोचना। कर्जन तो कहता है कि भाई मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे ही कार्यकाल में कांग्रेस का महल पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उसकी एक ही इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि जो कांग्रेस बन रही है, उभरता हुआ जो भारतीय राष्ट्रवाद है, इसको मैं यहीं दफना दूं अपने कार्यकाल में। तो आगे के गवर्नरों की गतिविधियों से भी स्पष्ट है, उनके वक्तव्यों से भी स्पष्ट है कि कांग्रेस को लेकर सब चौकन्ना और कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। केवल ये कह देना कि सरकारी षड्यंत्र है, ठीक नहीं। इस पर एक सवाल ये उठता है कि जब यदि वाकई ये भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, भारतीयों की जागरूकता का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, तो फिर ह्यूम की क्या जरूरत पड़ी भारतीयों को? कोई भारतीय भी इसकी स्थापना कर सकता था। ऐसा कहा जाता है निश्चित तौर पे भारतीय इसकी स्थापना कर सकते थे। आप देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दो राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया कांग्रेस से पहले, देश के अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूम पहले व्यक्ति हैं जो ये काम कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी की संस्था की शाखाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूम पहले व्यक्ति हैं, भारतीय प्रयास कर रहे हैं एकजुट होने का। ठीक, भारतीय कोशिश कर रहे थे, फिर भी भारतीय सफल ह्यूम को ही आगे क्यों आना पड़ा? वो कहते हैं कि यदि हम मान लें कि सरकार ने ह्यूम को आगे किया सेफ्टी वॉल्व के लिए, तो भारतीय ज्यादा चालाक थे। बिपिन चंद्रा कहते हैं अपनी किताब में, भारतीयों ने भी ह्यूम को आगे कर दिया त्वरित चालक के लिए। बिजली जब गिरती है तो उससे बचने के लिए त्वरित चालक का यूज किया जाता है मकानों में, अलग अलग जगहों पे। तो सरकार कोई कठोर कार्रवाई करे उभरती हुई संस्था पे, तो भारतीयों को भी ऐसा महसूस हुआ होगा एक सिविल सेवा के आगे रहने से कम समस्या नहीं होगी। एक सिविल सेवा के आगे रहने से कम समस्या, कोई समस्या आएगी तो निपट लेंगे ये। दूसरा, भारतीय नेताओं को भी ये लगता था कि हम कोशिश करेंगे, फिर भी जाति क्षेत्र धर्म इस सब का आरोप लगता रहेगा, कम से कम ह्यूम पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगेगा एटलीस्ट। यदि सरकार ह्यूम को जानबूझकर आगे कर रही है तो भारतीय भी जानबूझकर ह्यूम को आगे। आखिर कांग्रेस की भूमिका तो राष्ट्रीय आंदोलन में ही बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है ना, तो शुरुआती फेज था ऐसा। तो ऐसे करके भी बहस चलती है, खंडन।
हम लोग हिस्ट्री में बहस वगैरह के लिए स्कोप नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते ही नहीं है। बट ये किताबों में ऐसे रहता है, थोड़ा इसका कोई बहुत डिबेट का और भी आयाम है इसके, बट हमें ज़्यादा नहीं जाना होता है। थोड़ा अवेयर रहें कि हुआ क्या था इसमें, ठीक है, इस तरह की बातें हैं, है ना। तो खंडन इसका किया जाता है आधुनिक शोध में कि नहीं, ये बहुत सही नहीं है। ठीक, इसी में लास्ट पॉइंट एक लिख लें आप खंडन में ही। वास्तव में कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद का परिणाम थी। राष्ट्रवाद का परिणाम थी। शिक्षित भारतीयों की जागरूकता एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, यहाँ नोट करके लिखें आप, नोट करके लिखें आप। राष्ट्रवाद के उदय के कारण राष्ट्रवाद के उदय के कारण में हितों के टकराव से लेकर हितों के टकराव से लेकर टकराव से लेकर लिटन एवं रिपन के काल की घटनाओं तक के बिंदु को कांग्रेस के स्थापना के दृष्टिकोण से भी पढ़ना है। कांग्रेस के स्थापना के दृष्टिकोण से भी पढ़ना है उसको। दृष्टिकोण से भी पढ़ना है। ये पॉइंट इसलिए लिख के छोड़ दिया है कि अभी फिर आप बाद में कभी भूल जाएंगे। तो आपने राष्ट्रवाद के उदय के कारण में आपने देखा होगा ना, हितों का टकराव, और अंतिम पॉइंट कहाँ, कांग्रेस की स्थापना और उसकी बैठक पे लाके हम छोड़ रहे हैं। वो भी जानबूझ के उसको मर्ज कर दिया हमने, ठीक है। पॉइंट्स को उलट पलट करके मैं जानबूझ के उसको बना रखा है फ्रेम। जैसे भारतीयों की आकांक्षाओं का परिणाम है, तो कैसे, ठीक है। आप जब हितों के टकराव से पढ़ते हुए जाओगे, आप भूल जाओ कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण को पढ़ रहे हो आप, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। आप देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण को भी हमने कांग्रेस की स्थापना पे ही ला करके रोक दिया है। ध्यान है ना सभी को। पढ़िएगा कारण जरा जा करके आप एक बार फिर से घर में आज, आप देखेंगे लास्ट का पॉइंट हमने वहीं पे लाके रोका है उसको। कभी ये सवाल पूछेगा, अच्छा कांग्रेस की स्थापना को भारतीयों की जागरूकता का परिणाम माना जाए तो कैसे, अब इसके उत्तर में समर्थन में तर्क कहां से देंगे आप, तो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों से ही उन पॉइंट्स को निकाल करके आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, वहां एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो नरमदलीय चरण और उससे संबंधित ये आपके कुछ बेसिक बातें हो गई। एक इसमें ध्यान देने वाली बात और है, जैसे शुरुआती नेताओं का लक्ष्य क्या है, ठीक, प्रमुख मांगे क्या है और इनकी कार्यशैली क्या है। ठीक? मान लो हम किसी भी नेता की बात करें, सपोज दैट हम बात करें दादा भाई नौरोजी, हम बात करें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर,
RC दत्ता, कोई भी नेता को ले लें, ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं तो पूरा नरमदलीय पढ़ रहे हैं हम। भाई राष्ट्रीय आंदोलन में दादा भाई नौरोजी की क्या भूमिका थी, तो दादा भाई नौरोजी क्या चाहते थे, दादा भाई नौरोजी किस प्रकार के मांगों का समर्थन कर रहे हैं, वो कैसे काम करते थे। आपसे किसी भी नरमदलीय नेता की भूमिका के बारे में पूछेगा आपसे, तो कम से कम इन 3 पॉइंट्स को हम किसी भी नरमदलीय नेता पे लागू कर सकते हैं, हम उनके बारे में पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि ये तो सभी नरमदलीय नेताओं का ज्वाइंट है ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, वो किसी एक पर भी लागू हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 बातें तो कॉमन जो किसी पे भी लागू हो जाएंगी। इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, यदि कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। या किसी प्रेस या अखबार वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं किसी भी नेता के बारे में। जैसे आप देखें, मान लो दादा भाई नौरोजी के बारे में इनकी भूमिका, भाई दादा भाई नौरोजी क्या चाहते थे, ये चाहते थे भारत को स्वशासन मिले। ठीक, किस प्रकार से कार्य कर रहे थे ये, तो इनकी कार्यशैली हमने बता दी, पूरी कांग्रेस की कार्यशैली लिख दी दादा भाई नौरोजी के बारे में। उसमें इनका ये भी आ जाएगा, 92 में संजोग ऐसा कि 92 में संसद के सदस्य भी बन गए थे। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है, वैसे तो 3 बार की है, ये सब गिनती तो कर लेंगे हम लोग। फिलहाल आपके पास अभी 2 बार की जानकारी आपकी कॉपी में है, 1886 में और 1906 में, कॉपी में दोनों लिखा चुका हूं मैं आपको। कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता भी की, और सरकार से किस प्रकार की मांगों को रख रहे थे सरकार के सामने, तो भाई 2010-5 मांगे आपने बता दी। ये तो केवल हो गया कांग्रेस से संबंधित। यदि क्लास नोट्स पे बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, तो दादा भाई नौरोजी का और भी मैं कई बार उल्लेख कर चुका हूं। आपको याद होगा, तो हम लोग धन का दोहन में दादा भाई नौरोजी का उल्लेख कर चुके हैं, याद है। 1852 में एक संस्था बनी तब उल्लेख किया, 66 में एक संस्था बनी तब उल्लेख किया, 1851 में रहमानी मासध्यान सभा बनी तब उल्लेख किया। पारसी समाज सुधार आंदोलन के लिए भी दादा भाई नौरोजी हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तब दादा भाई नौरोजी हैं। 52 में बॉम्बे एसोसिएशन तब दादा भाई नौरोजी हैं। सुन पा रहे हैं सभी लोग। तो कॉपी में जो चीजें दी हुई हैं, कॉपी में जो चीजें दी हुई हैं, सुन पा रहे हैं सभी लोग। हमें जैसे गूगल पे क्या करते हैं, गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं ना, ठीक है, गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं, है ना, ठीक है। जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं हम लोग, तो कैसे सारी जानकारी आ जाती है। तो कॉपी के अंदर जितनी भी बातें हैं, आपको उसको अपने दिमाग रूपी गूगल में फीड करना है। एक ही चीज को बार बार पढ़ने के लिए क्यों आपको फोर्स करते रहते हैं, ताकि वहां हर बात अनिच्छा से भी आपको याद हो जाए, यानी आपकी इच्छा न हो तब भी आपको याद हो जाए। आप उसको बोलो कि नहीं मुझे याद नहीं होना चाहिए, और जब बार बार देखोगे तो याद तो हो ही जाएगा। अब बार बार पढ़ोगे, उपहास स्वीकृति और सम्मान तो दिमाग में नहीं बैठ जाएगा क्या ये कोई भी कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, कह रहे हैं ना विवेकानंद, उपहास स्वीकृति और, यदि तुम रोज पढ़ रहे हो तो कभी ना कभी तो याद हो ही जाएगा। इधर कह रहे हैं आप, जियो ऐसे जैसे और सीखो ऐसे। पहला वाला लाइन छोड़ भी दो तुम, अभी बहुत जीना है तुम्हें, बट सीखो ऐसे कि जीवन भर काम आने वाला है। रोज पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है कि नहीं हो जाता कहीं ना कहीं। आप रोज लगातार देखते, याद थोड़ी करना पड़ता है उसको। तो आप एक ही चीज को बार बार मन से थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे आप दिमाग में, तो यूज कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में दादा भाई नौरोजी की भूमिका,
कांग्रेस के नेता के तौर पे, फिर तो ये बात हो गई। कांग्रेस से पूर्व 52-66 की संस्था हो गई, धन का दोहन हो गया, सामाजिक मुद्दे हो गए, और कांग्रेस के साथ तो कहने के लिए बहुत सारी बातें आ गई। मान लो हमारे पास किसी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके बारे में ही कह देगा। आपको पीछे भी हमने समझाया है, बहुत सारे उत्तर में आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, बहुत सारे उत्तर में वो बेसिकली चेक करना चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। उन्हें पता है कि सुब्रमण्यम अय्यर की भूमिका पूछने का मतलब किसी भी बच्चे को 10 नंबर में 6 नंबर नहीं आने हैं यदि वो बेसिक टेक्स्ट पढ़ के आ रहे हैं। घबरा तो नहीं गया स्टूडेंट, मतलब यानी वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ के आए हो, कि अगली बार एग्जाम के बाद जाकर आप सुब्रमण्यम अय्यर का अध्ययन करोगे। एग्जाम में जो सवाल नहीं बनते हैं फिर आके उसका अध्ययन करते हैं हम, वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना। जस्ट एक आइडिया बन गया कि भाई इनकी भूमिका क्या थी, भूल रहना इतना ही। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ओके। इसलिए जरूरी है कि आपको ये बताओ कि नरमदलीय नेता हैं। इसलिए हमने कहा था नरमदलीय नेता हैं, आपको ये पता होना जरूरी है, बाकी काम हो जाएगा। ये नहीं पता होगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमने शुरू में कहा था नेताओं के नाम हमें ध्यान रखने हैं। अब आपको याद होगा, जैसे हमने पढ़ा उपलब्धियों के बारे में, या हम कह लें नरमदलीय चरण का क्या योगदान है, दादा भाई नौरोजी का क्या योगदान है, सुब्रमण्यम अय्यर का क्या योगदान है, क्योंकि सबका सामूहिक योगदान पढ़ा ना हमने। ये ऊपर उनका नाम हम फिट कर देंगे, कॉन्सेप्ट लिख दिया। कुछ एग्जाम्पल आपको याद है किसी के बारे में, उदाहरण इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए, याद है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। पहले जो है उसको एकदम मजबूती से समेटना है, पकड़ना है, उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो। मैं जब आपको देखता हूँ फिर मुझे याद आता है कि जब आप मेंस देंगे, ये मैं हमेशा फील करता हूँ अपने हर बैच में, तो उन बच्चों की क्या अवस्था होगी जब आप मेंस देंगे। एक इतनी बातें याद रहेंगी, है ना। आप चूंकि शुरू से मेरे साथ चल रहे हैं इस बैच में, तो इतनी बार मैं कह चुका हूँ कि आपको ये आदत पड़ जानी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतनी बात ये भी नहीं जाती है एग्जाम में ठीक से, लिखने के दौरान ये भी साथ छुड़ जाता है। जो लोग बन रहे हैं वहां जा करके ना, बहुत लिख करके नहीं, बस वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं सही दिशा में, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन वगैरह वो प्रैक्टिस करते करते वो समझ जाते हैं कभी ना कभी कि मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और वो बस सही चीज को पढ़ने में लग जाते हैं बार बार। अभी तो एक टॉपिक है, दो टॉपिक है, आप समझ ही रहे हैं इस बात को। अभी मैं आपसे ऐसे कहूँ कि भाई आप सूफी जो आंदोलन चला है मध्यकाल में, ठीक है, के प्रभावों के बारे में बताएं, ठीक है, लिखें आप। बहुत सीधा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेडिकल वाली क्लास में थे। भक्ति आंदोलन के प्रभावों को संक्षेप में बताएं, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन को। आप में से एक दो चार पॉइंट्स कुछ ना कुछ तो लिखेंगे आप। बट आप जब सोचेंगे ना कि अच्छा मैं अभी मेरी क्या स्थिति है लिखने की, अभी तो बहुत पढ़े भी नहीं है अभी आप, अभी तो आप रॉ हैं एकदम, जो हैं सो आप इतिहास ही पढ़ रहे हैं अभी तो। कितनी बातें आपको याद आ रही हैं, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स, हाँ, जो स्टूडेंट्स यदि रिवीजन अच्छे से कर रहा है तो बहुत कुछ बता देगा, और जो नहीं कर पा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बता देगा, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव ऐसे करके। लेकिन कुछ ना कुछ क्यों बता रहे हैं हम, जब ये बात समझाई जा रही है। पूरे क्लास नोट्स पे हमें कमांड रखना है, यानी अभी भी आपके पास मौका है। क्योंकि अभी जैसे मैं एक अभी पहले दूसरे बैच में क्लास ले रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की, अभी सुबह जो क्लास चलती है, ठीक है। और जब मैं उसमें देखता हूँ बच्चों को, तो बहुत सारे बेसिक मेथड बच्चे पढ़ने वाले, उसमें भी 10-20 बच्चे अच्छे लिख रहे हैं आंसर वगैरह। रिवीजन वाला जो मेथड था बहुत सारा उनका मिक्सअप हुआ पड़ा हुआ है। मतलब एक होता है ना बड़े लेवल पे नहीं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी ठीक है चल रहा है, कोचिंग ही तो है ऐसा वाला। तो
आप कितना कर पा रहे हैं, कितना रिवीजन कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अभी से आप आदत डाल करके सबको ठीक से कंप्लीट फिनिश करेंगे आप, तो काम बहुत आसान होने वाला है आपका। नहीं तो ये हिस्ट्री ही अपने आप में बहुत दबाव का काम बन जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए इन सब चीज़ों को लेकर, सावधान रहिए आप। तो किसी की भूमिका पूछे तब, किसी का योगदान पूछे तब, उसी फॉर्मूला में नहीं थे। क्लियर सभी को? एक दादा भाई नौरोजी की चर्चा होती है ड्रेन थियरी को लेकर के, धन के दोहन का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी। धन का दोहन टॉपिक याद है आपको? प्रत्यक्ष दोहन, अप्रत्यक्ष दोहन। जैसे दादा भाई नौरोजी ने धन के दोहन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो सिद्धांत क्या था? जो मैंने आपको बताया था ना, प्रत्यक्ष दोहन अप्रत्यक्ष दोहन, बेसिकली दादा भाई नौरोजी ने पहली बार उसको व्यवस्थित तरीके से बताया था। ठीक है, धन के दोहन का सिद्धांत क्या है? तो आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोहन को आपने बता दिया, सिद्धांत हो गया। सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? चेक कर ले रहा हूँ बीच बीच में। सो रहे हैं सभी लोग? अच्छा, नो आया है। मुझे लगा यस कहते कहते सब बोलेंगे यस सर। सोने के लिए पूछा था हमने, स्लीपिंग सुना। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, बस थोड़ा सा डायरेक्शन बदला तो वहीं पे अगले क्वेश्चन का उत्तर है, अगले क्वेश्चन का उत्तर है। आपको याद होगा 4 सूत्री फॉर्मूला में तीसरा बताया था हमने कैसे पढ़ें। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हम आंसर नहीं लिख पाते हैं। उसका रीजन है कि पूरी तरह से चीजों को याद करने पे तुले हुए हैं वो, छोटी छोटी बातों की समझ नहीं है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है हिस्ट्री कोई बहुत। तो होता क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा देखने का नजरिया बदल दिए तो आपका उत्तर तैयार चेंज हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो हमें पढ़ने के साथ साथ बस समझ बना लेना है कि हमें, और जैसे नॉर्मल पूछा तो नॉर्मल उत्तर देना है, स्पेसिफिक पूछा तो अभी पूछा नहीं है, देना पूछ सकता है। आधुनिक भारत में भी 57 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार, और आगे अब हम जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं पिछले 30-40 आज़ादी के बाद से, सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके पहले जो भी हमने पढ़ा वो तो सिलेबस में भी 12-13 साल पहले ऐड हुआ है, इसलिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वरना 57 और सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट से आगे तो हमेशा प्रश्न पूछे गए। आपको जब देखोगे PYQ तो आपको यहाँ से बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन दिखेंगे। पहले सिलेबस में यही हुआ ही करता था, ना तो एंशिएंट होता था, ना मेडिवल होता था, ना ब्रिटिश विस्तार होता था, ना आर्थिक नीतियाँ होती थी जीएस में। हमारे समय में सब कुछ नहीं था जीएस में, जब हम देते थे एग्जाम। तब ऑप्शनल 2 पेपर हुआ करते थे, आज ऑप्शनल 1 है। तो वहाँ मेहनत इतना ही था जितना आप कर रहे हैं। उस समय जीएस में स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ करता था, पेपर नहीं मतलब पार्ट हुआ करता था। दैट्स ठीक है। जब 12-13 में सिलेबस चेंज हुआ था तब ऑप्शनल को पूरी तरह से हटाने की बात हो गई थी। तब जीएस के 6 पेपर होते हैं, 4 अभी हैं, 2 पेपर और होते हैं। उसमें सुनने में आया था कुछ लॉ का सेक्शन, कुछ स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन, ये सब उसमें, और कुछ कुछ चीज़ों को उसमें शामिल किया जा रहा था। बस एक निबंध का पेपर 7। यूपीएससी ये चाहती थी कि कभी कोई आरोप न लगाए कि मैथ में ज़्यादा नंबर आ गया, हिंदी में ज़्यादा नंबर आ गया। एक बराबर का एग्ज़ाम होगा, जो उसको बेहतर मैनेज कर ले। लेकिन थोड़ा हंगामा वगैरह हो गया, आंदोलन होने के कारण वापस करना पड़ा यूपीएससी को। संसद में देश कैसे मूवमेंट चलते हैं वैसे ही चला लंबा, एक ऑप्शनल रहने दिया गया। अदरवाइज यूपीएससी की सोच ज़्यादा अच्छी थी, फिर कोई किसी पे आरोप नहीं लगाता ना, एक बराबरी का एग्ज़ाम हो जाता है, इस सब्जेक्ट में हमें नुकसान हो गया, फ़ायदा हुआ। बट अभी भी यूपीएससी ने क्या किया, पहले क्या होता था, आप देखोगे 2000 नंबर के मेंस होते थे, रिटन होते थे। तो 2000 में 1200 नंबर का ऑप्शनल होता था, 600 नंबर के 600 नंबर के पेपर होते थे।
ठीक है, 600 नंबर के फिर आपके जीएस होते थे उस समय, और 200 नंबर का एसी होता था। 2000 हो गए। 12-13 के पहले का जो मॉडल था, मेंस का मॉडल जो था, तो 1200 नंबर तो अब तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना, 2 सब्जेक्ट कौन सा है। उस समय एक पाली सब्जेक्ट भी हुआ करता था जो हटा दिया गया है। भगवान बुद्ध की जो भाषा रही है उस दौर की, पाली। पाली थी रखती थी पाली, जो पालन करती है, रक्षा करती है, वही पाली। बहुत सारे बच्चे पाली पढ़ के भी बन जाते थे उस समय, मतलब ब्रीफ सिलेबस था उसका उस समय उस साल। जीएस का रोल कम, 800 नंबर जीएस और ऐसे कॉमन पेपर, 1200 नंबर चॉइस। चॉइस का रोल ज्यादा होता था, पता नहीं किस सब्जेक्ट का नंबर आया। अभी क्या हो गया आप देखोगे, आप 1750 मार्क्स का मेंस होता है आपका, ठीक, 1250 नंबर कॉमन हो गए, 500 नंबर चॉइस। तो चॉइस का रोल बहुत कम कर दिया गया है मेंस में, पहले 1200 नंबर था वो। बहुत सारे लोग जीएस में रिस्क वगैरह भी लेते थे, चलो इतना छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल मजबूती से तैयार करो, ठीक है। तो हर दौर की अपनी चुनौतियां होती हैं, उस दौर की अपनी चुनौती थी, तो चेंजेस हैं अभी। पिछले 12-15 वर्षों में क्वेश्चन बहुत डायनामिक हो गया, लेवल भी बहुत। 2008 से पहले के क्वेश्चन को देखिए जीएस का, 2008 के बाद देखेंगे आप, सिलेबस चेंज होने के पहले ही क्वेश्चन में बहुत डायनेमिज्म आना शुरू, चेंज 8 के बाद आप देखेंगे बहुत तेजी से लेवल अच्छा वाला, बुद्धि वाला कर दिया गया है, ठीक है। तो आप जिस दौर में, उस दौर में क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा होता चला गया है, ठीक है। तो यही सब होंगे, आपसे पूछेगा अच्छा पैसा नहीं हो, मान लो धन के निष्कासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इसको पढ़ाया तो हमने कभी अलग से है नहीं। पैसा नहीं हो तो कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उद्योग पे क्या होना है प्रभाव, परिवहन पे क्या होना है प्रभाव, ठीक है, गरीबी पे, बेरोजगारी पे। जब पैसा नहीं हो तो क्या क्या समस्या होती, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ये सभी बुराई में सबसे बड़ी बुराई है, ये अनिष्टों का अनिष्ट है धन का दोहन। दादा भाई नौरोजी का जो ड्रेन थियोरी था ना, वो एकदम से वही सेम कुछ था, ठीक। तो ये लास्ट में बस था प्रश्नों को कि जो हम पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे सवाल तो आ ही जाएंगे, मान लो उपलब्धि वगैरह जो है, सामाजिक आधार, किसी व्यक्ति पे भी आ सकता है सवाल, ठीक है। दादा भाई नौरोजी पे खास के आने की संभावना बहुत रहती है। एक आधा ऐसे भी लिंक करके देखो, राममोहन राय आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। राममोहन राय की राजनीतिक मांगे क्या थी, याद है सभी को? वो भी प्रेस, उच्च पदों का, कार्यपालिका न्यायपालिका का। आर्थिक मांगे क्या थी, उद्योगों का विकास, धन के दोहन। कभी सवाल ऐसे ही पूछ ले, ठीक है ना, वही जो नरमदलीय कांग्रेस था एक तरह से राममोहन राय के विचारों की ही अभिव्यक्ति थी, या उसका अगला चरण था, मान लो कभी ऐसा ही सवाल पूछ ले राममोहन राय। सुन पा रहे हैं सभी लोग? तो अब आपको लगेगा ये तो कभी सोचा ही नहीं आज तक, किसी टेस्ट पेपर में पूछा ही नहीं आज तक। यही तो अपॉर्चुनिटी है, जो नहीं पूछा गया वही तो अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए तो इतने सारे लिंकेजेस आपको क्लास में हम समझाते रहते हैं। किसी को कहीं भी जोड़ना हो, कूल रहना है, आप जहां हो आपसे बेहतर कोई नहीं है, बस ये बात दिमाग में। अब जो आप जानते हो उसको जोड़ने की कोशिश करनी है, ये सब अभ्यास से ठीक होता रहता है। जितने नए सिचुएशन एग्जाम में है उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस, बात समझ में आ रही है? इतना नया सिचुएशन उतनी ही अधिक आपके लिए। क्यों हम सोचना कि नहीं नहीं ये हमने पढ़ा। रिलैक्स, घुमाने दो सवाल को, आप अपने आप को तैयार करो कि मुझे इसको ठीक से समय में सुलझाना है और लिखना है। वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, एक्सपेक्टेड सवालों में अपॉर्चुनिटी नहीं होती है बहुत, ठीक। इसलिए डिफिकल्टी जहां पे है वहीं पे संभावनाएं ज्यादा हैं। उसी डिफिकल्टी को पढ़ के और मेंटल लेवल पे हमें सहज करना है। एक जगह तरीका, जैसे अभी अभी इसमें और पॉइंट आने वाले हैं। अभी मैं नरम गरम दल का अंतर पढ़ाने वाला हूं, उसमें से भी कुछ पॉइंट आ जाएंगे। तो गरम दलीय क्या करते थे,
आपको बस कॉपी पे नजर रखनी है ठीक से। एक दो बार रुक करके मैं इसे समझाता रहता हूँ बीच बीच में, आप खूब अच्छे से कमांड करिए, उसका इस्तेमाल ठीक से करना है आपको। इसी से संबंधित एक सवाल है इसमें, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? ठीक। नरमपंथियों की भूमिका ने, यानी नरमपंथियों ने जो किया, नरमपंथियों ने जो किया वो अब आपके सामने है। ये कह रहा है किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। नरमपंथियों ने जो किया उससे आगे की आज़ादी की लड़ाई का बेस और व्यापक। नरमपंथियों ने जो किया वो तो हमने पढ़ लिया, अब आगे क्या वो हमने तो पढ़ा तो है नहीं अभी। ये बात समझ में आ रही है सभी को ना? नरमपंथियों ने जो भी किया हमने समझ लिया जितना समझना था, आगे अभी क्या हुआ हमने तो पढ़ा तो है नहीं अभी। नरमपंथियों ने जो किया, मान लो एक संस्था बनाई, नेतृत्व तैयार किया, मुद्दों की पहचान की, लोकतांत्रिक संघर्ष किया, भारत का सब उपलब्धियां पूरा मान लो, अब रख लो दिमाग में, नरमपंथियों ने ये किया। वो सारी चीजें आगे कैसे और व्यापक होती चली गई, तो नरमपंथियों ने जो किया और उसको आगे की घटनाओं से लिंक, आधा उत्तर नरमपंथी और आधा आगे की घटनाएं। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ रही है ना? तो धर्मपंथियों ने जो किया वो तो पता है, आगे पता है नहीं अभी आपको, थोड़ा पढ़ लेंगे तो हम देख लेंगे हम। ठीक। क्वेश्चन का मेन क्या पूछ रहा है, तो उस बात को पहले चिन्हित करना है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, नरमदलियों ने महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक मुद्दों की पहचान, जैसे आपने लिख दिया, इन्हीं मुद्दों को लेकर लाल बाल पाल के चरण में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर गांधी जी ने भी अंग्रेजों का विरोध। हमें बस ये दो लाइन लिख देना है उसमें। ठीक। तो कैसे इनकी गतिविधियों ने आगे का आंदोलन का आधार और व्यापक, ये फ्लो होगा लिखने का इसमें। ठीक। आप देखेंगे, आप एक कांग्रेस जैसी संस्था जो इन्होंने बनाई, ठीक है, और इसी संस्था के नेतृत्व में आगे भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, पढ़ने वाले भी हैं। हालांकि इस समय चरित्र मध्य वर्गीय था, आगे चल करके कांग्रेस का चरित्र निम्न वर्गीय, और अभी चरित्र शहरी था, तो आगे चल के ग्रामीण भी होगा, बट भूमिका कांग्रेस की ही रहेगी। ठीक। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत इजी सवाल है ये। तो एक हिस्सा आपको पता है कि भाई उसी हिस्सा को आगे हमें लिंक पढ़ते जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि कैसे लिखा जाता है इसे। इस सीमा तक का मतलब होता है केवल इसी ने आधार तैयार नहीं किया है। जैसे मध्यवर्गीय संस्था थी तो अगले चरण में निम्न वर्गीय होगा, शहरी थी तो अगले चरण में ग्रामीण होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसका उत्तर भी उसमें आ जाता है। कहने का मतलब केवल इसी ने आधार तैयार नहीं किया, हाँ इसने बहुत कुछ किया, बेस बनाया। लोकतांत्रिक संघर्ष है, आगे लाल बाल पाल उग्र तरीके अपनाएंगे, गांधी जी थोड़ा और अधिक हो जाएंगे, बोलेंगे हर शांतिमय तरीके से हम विरोध करेंगे हम। अभी आप देखेंगे बिहार में एक आंदोलन चल रहा है, थोड़ा भी उठापटक के दौर से गुजर रहा है, बट आप थोड़ा बहुत अखबारों को देखेंगे ना, आप थोड़ा या कुछ न्यूज, उसमें गांधी जी की बहुत चर्चा हो रही, सत्याग्रह की बहुत चर्चा हो रही है, इलीगल था। तो गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह लीगल किया? ठीक है, गांधी जी तो कहते थे अंतर मन चेतना की आवाज में लगता है कि गलत है तो हम उसका विरोध, अन्याय का विरोध, बट शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कहते थे।
बहुत ज़्यादा चर्चा में है अभी, लोकल अखबारों में, राष्ट्रीय न्यूज़ में भी चर्चा में। गांधी जी की बातों पे ही पूरी बहस चल रही है, फिर एक बार गांधीवादी राजनीति की फिर बात हो रही है। यदि ये आंदोलन थोड़ा और जोर पकड़ लिया या सफल हो गया तो यकीन रखिएगा फिर अभी खूब चर्चा होगी गांधीवादी रणनीति, अखबार भर जाएंगे आने वाले महीनों में। ठीक है, गांधी जी के तौर तरीकों से अखबार भर जाएंगे फिर अभी। अब ऐसे ही होता है, सफल होते ही अखबारों में, मैगजीन्स में उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन जैसे था, तो रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, एक और पूछा है, और फिर मैं आपको बता दूं पिछले 7 सालों के जो यूपीएससी में पूछे गए हैं प्रश्न, उसके उत्तर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं मेरे, मतलब पहले मैं जहाँ पढ़ाता था वहाँ हर एक साल डिस्कशन कराता था, इस बार हमने यहाँ भी अपना भी डिस्कशन कराया है, केजीएस वाला भी। तो 7 साल के कोई भी सवाल हो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड के, स्ट्रक्चर पूरा वहाँ बना हुआ कि कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे डिस्कशन के तौर पर, कभी भी आपको लगे आपको देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। 15 मिनट 20 मिनट में डिस्कशन कराते हैं, एक क्वेश्चन का उत्तर वहाँ, इसका भी उत्तर प्रॉपर फ्रेम करके दिखा रखा है वहाँ, समझा रखा है। इतना मैं बोल देता हूँ कि आप उसको लिख लेंगे तो आपका वो उत्तर तैयार। ठीक, यहाँ हमारा मकसद समझाना था आपको कि क्वेश्चन फिर देखो पढ़ रहे हैं। भूमिका एक, उसको आगे का लिंक करना है। इस सीमा का मतलब होता है केवल इसी ने व्यापक आधार तय, दूसरे और भी। ठीक है, किस सीमा तक का मतलब मैंने बताया है ना, केवल वही नहीं है, और भी कारण है व्यापक आधार के। 57 के विद्रोह में हमने बताया था ना किस सीमा तक का कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ते हैं। किस सीमा तक वाला दो दो सवाल इस बार मेंस में पूछा है, हिस्ट्री में खूब पूछा जाता है, इजी सवाल होता है। ठीक है, तो ऐसे रीडिंग जारी रखनी है। हम लोग अब आते हैं, एक सवाल और है यहाँ बोर्ड पे, ले ही लेते हैं, ये शायद आप पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। 1857 का विद्रोह, रोज ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिख के मत रखना है यहाँ पे। ये कौन आज कौन लिख के लाया है? ठीक है, आज ठीक है, रोज नहीं रखना है यहाँ पे, है ना। मैं ना फिर टॉपिक छोड़ के मुझे मज़ा आने लगता है इसमें। तो मैं अपना संयम खो देता हूँ, जो प्लानिंग होता है वो रुक करके मैं, मुझे खुद भी बहुत इंजॉय करता हूँ क्वेश्चन को बताना समझाना, है ना। ठीक है, कभी कभी रख देना, ठीक है। 1857 का विद्रोह, वैसे अच्छा सवाल है ये वाला भी, थोड़ा बुद्धि लगाना है इसमें। ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार 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 घटित छोटे छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। घटित छोटे छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिए। ठीक है, छोटे बड़े ही कर देते हैं इसको, छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था, सुस्पष्ट कीजिए। ये भी यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ने पे ध्यान देना है हमको, सोचना है आपको इस बार। 1857 का विद्रोह, विद्रोह का मतलब सब कुछ पढ़ चुके हैं आप उसके बारे में, क्लियर। ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में, 57 से पहले यानी 1757 से 1857, 57 के पहले के 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह,
57 से पहले 100 वर्षों में बहुत सारे स्थानीय विद्रोह हुए, छोटे बड़े। 57 का विद्रोह विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। एक लाइन में 57 का विद्रोह पूर्ववर्ती विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। तो छोटा कर दिया हमने, एक लाइन में कर दिया क्वेश्चन, बाकी सबको गायब कर दिया बीच में से। पहले तो काम होता है क्वेश्चन पढ़ना ठीक से। पूर्ववर्ती विद्रोहों का चरमोत्कर्ष क्या होता है, उसका बड़ा रूप था। ठीक, उसका बड़ा रूप था। अब किसी भी विद्रोह को यदि हम पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा, जैसे लक्ष्य, ठीक, संगठित है या नहीं है, ठीक है, हिंसक है या अहिंसक है, ठीक, सामाजिक आधार कैसा है, क्षेत्रीय प्रसार कैसा है, महत्व के बारे में हम बात कर लेंगे, मान लीजिए, ठीक। अब सपोज दैट हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, मतलब मैं डायरेक्ट उत्तर पे ना जाकर के पहले आपको समझा रहा हूँ कि हमने जो पीछे पढ़ा है तो था अरेंजमेंट करना उसके बारे में। किसी भी विद्रोह का नेचर हम ऐसे पढ़ते हैं, कर्मोत्कर्ष यानी उसका बड़ा रूप। ये सब शब्दों को समझना, अभी आप सोचेंगे अच्छा मुझे क्यों नहीं पता, अभी पहली बार मान लो आप सुन रहे हो, 2 बार सुनोगे आदत पड़ जाएगी। पढ़ते पढ़ते एक जोन बन जाता है जहां आप निर्णय लेने पड़ लगते हैं और लिखने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार हमने पढ़ लिया और सब कर ही दिया हमने। समझ में आ रही बात? पढ़ते पढ़ते 10-5 शब्दों को हमेशा सीखते रहेंगे और एक जोन बन जाएगा, थोड़ा सोचेंगे तो आप एक लेवल आ जाता है जहां से हम डिसीजन लेते हैं कि हमें ये लिखना है। देखो क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमने कहा ना हर क्वेश्चन का एक सिंपल वर्जन होता है। 1857 का विद्रोह, मैं इसी को लिख रहा हूं, 1857 का विद्रोह पूर्ववर्ती विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। या ब्रिटिश कालीन कर देगा इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है। 57 का विद्रोह पूर्ववर्ती विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। तो हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के स्थापना के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह हो रहे हैं। नागरिक विद्रोह आपको ध्यान होगा, जनजातीय विद्रोह आपने नहीं पढ़ा है। तो 57 से पहले जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था उन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हमें नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और कहीं कहीं सैनिक विद्रोह के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे हमने लिख दिया, जैसे 2-4-5 विद्रोहों का नाम दे दिया, इंट्रोडक्शन हो गया पूर्ववर्ती विद्रोह, ठीक है। अब जो पूर्ववर्ती विद्रोह थे आपको याद होगा, जो भी पूर्ववर्ती विद्रोह थे वो क्या चाहते थे, पुरानी व्यवस्था की स्थापना। लिखवाया था हमने आपको नागरिक विद्रोह में। 57 का विद्रोह क्या था, पुरानी व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ अंग्रेजों को भारत से बाहर, बड़ा रूप हो गया उसका। नागरिक विद्रोह का नेचर, 57 के विद्रोह का नेचर, दोनों को मर्ज कर दो, 60-70% उत्तर लेके इसमें निकल जाओ नंबर लेके। अब ये हो गया एप्लीकेशन। 57 से पहले के विद्रोह का सामाजिक आधार आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे आप तो मतलब आप देखेंगे कुछ वर्गों की भागीदारी उसमें होती थी, संख्या अपेक्षाकृत कम। 57 के विद्रोह का सामाजिक आधार देखेंगे तो बहुत व्यापक है, बड़ी संख्या में असंतुष्ट शासक हैं, इसमें जमींदार हैं, हजारों की संख्या में सैनिक हैं, लाखों की संख्या में आम। तो उसका सामाजिक आधार की तुलना में इसका सामाजिक आधार चरमोत्कर्ष का बड़ा रूप। सुन पा रहे हैं सभी लोग? राइटिंग बिल्कुल मैथ की तरह होगा, जैसे मैथ में हम प्रूफ करते हैं वैसे हिस्ट्री में भी जब भी मैं कोई उत्तर बताता हूं तो आपको सीधे देखोगे एक ही जगह टारगेट करना सिखाता हूं, कैसे लिखना है आपको। ये हो गया केवल समझ है, अब उधर की भी कहानी दो ही भी कॉपी से आराम से लिख लोगे आप। इस संस्था में पहले मैं पढ़ाता था, ये क्वेश्चन मैं वहां बार बार देता था बच्चों को लिखने के लिए। जब आ गया तो हमने कहा चलो अब यूपीएससी में आ गया है। फिर संस्था की तरफ से कभी कहा गया था मुझे कि सर आपने जो पढ़ाया हूबहू क्वेश्चन आ गया। मैं कहा देखो ये बात सुन के अच्छी नहीं लगती है,
हिस्ट्री में मैं नया कुछ नहीं करता हूँ, घटनाएं घट चुकी हैं। हाँ, करंट अफेयर्स आईआर वगैरह यदि मैं पढ़ा रहा होता, वहां मैं कुछ प्रिडिक्ट करता तो मेरा अपना मौलिक कंट्रीब्यूशन होता। यहाँ तो मैं ऑलरेडी सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, बाहर जाएगा कैसे? और यदि गया तो कोई नहीं लिखेगा। ये तो मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। आप कभी कभी यूट्यूब वगैरह पे उत्तर देखेंगे, जो 20-40 साल से भी लोग पढ़ाते हैं, आपको सब उत्तर भी समझ में नहीं आएगा, क्लास तो छोड़िए, आप समझ में आएगा नहीं आएगा। अभी हमने बताया ना आपको 2 पॉइंट को चरमोत्कर्ष कैसे कहते हैं। जिसने भी नागरिक विद्रोह वाली क्लास की होगी उसको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो कॉपी जो पढ़ रहा है बहुत आसानी से लिख लेगा, ऐसे करके सारे पॉइंट्स में आप। अब उसका प्रसार कहां तक होता था? क्षेत्रीय प्रसार कुछ एक डिस्ट्रिक्ट तक होता था या एक जिला के भीतर होता था। इसका प्रसार तो कई राज्यों में था, जैसे कई शहरों में था, जैसे आपको फैलाना हो अखिल भारतीय था। जैसे कर्मोत्कर्ष बताने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे तर्क हैं, बट अब जो भी उत्तर मैं बता रहा हूं इसमें कोई भी नई जानकारी मैं आपको दे रहा हूं क्या? नहीं। जो कॉपी में लिखा गया है उसी के आधार पर मैं उत्तर फ्रेम। पहले के विद्रोहों के बाद नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तो हम पहले पढ़ चुके होते हैं। 57 के बाद नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव, ये भी इसके चरमोत्कर्ष को रेखांकित। स्वतंत्रता संघर्ष पे व्यापक प्रभाव, ये भी इसके चरमोत्कर्ष को रेखांकित। लिखना वही है, बट थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, थोड़ा बुद्धि लगा के लिखना है। बुद्धि क्या लगाना है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। कारण परिणाम से बात नहीं बनती तो फॉर्मूले से बात। उसी 3 में तो बात बननी, कारण परिणाम असफलता के कारण ही तो फॉर्मूला। कोई भी प्रश्न का उत्तर इसी चारों में घूमेगा। ठीक है, तो अब आपको नागरिक विद्रोह ध्यान है, यदि मान लो कॉन्सेप्ट सारा जैसे लगे सर हम इसमें जनजातीय विद्रोह, हमें कुछ लिखने के लिए नहीं कह रहा है। जनजाति जनजाति भी पढ़ाएंगे आपको हम। सैनिक विद्रोह, हाँ 57 से पहले भी विद्रोह हुए, जैसे वेल्लोर और बैरकपुर में सैनिक विद्रोह। ठीक है, जैसे कुल संथाल जनजातीय विद्रोह, सन्यासी फकीर बेलूटम्पी इत्यादि नागरिक विद्रोह। उदाहरण इंट्रोडक्शन एक मजबूत सा दे दीजिए आप, ताकि पूर्ववर्ती विद्रोहों को हमने समझ लिया कि देखो भाई इतने तरह के विद्रोह में, बात खत्म। अब बताना है चरमोत्कर्ष कैसे। चरमोत्कर्ष का मतलब पता होना चाहिए हमें पहले। ठीक, एक तरह की ऊंचाई की बात होती है। पहाड़ वगैरह पे ना बेस से चढ़ना शुरू कर, जब पीक पे आ जाते हैं तो अच्छा क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो उसका ऊपर सर्वोच्च अवस्था की बात होती है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते कुछ कुछ शब्दों को सीखेंगे आप। ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यंग बंगाल वगैरह सब डिस्कस किया हुआ है, इसलिए यहाँ टाइम थोड़ा बचा लेंगे हम लोग। ठीक ना, कोई ऐसा नहीं है, आप ऐसे इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा मुझसे। जब मैं बोर्ड पे बताने जाऊंगा तो क्या होता है, मैं बहुत टाइम लेके उसको फिर, क्योंकि जो एकदम पहली बार बैठ रहा हो, जो जीरो से पूछे ध्यान नहीं दिया हो, ये ध्यान में हमेशा रहता है। मुझे स्टेप बाय स्टेप कोई बात बतानी है। क्लियर ना सभी को? ये सब डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप वहां से जब आपको इच्छा करे आप देख लीजिएगा। सर्च कैसे करते हैं मैं इतना जानता नहीं हूँ, बट सब बच्चे देख लेते हैं उसको वहां पे। एक और कोई सवाल आप में से पूछा है, शैतान तब तक प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, मैं प्रवेश नहीं करने दूंगा शैतान को। ठीक है, मैं ये भी बता दूंगा आपको। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी क्या पूछना चाहती है उसे खुद ही नहीं पता रहता है। मैं बहुत सम्मानजनक शब्दों में ये बात कह रहा हूँ, इतना आत्मविश्वास है मुझे क्वेश्चन को देखने के बाद। तो पिछले 30-40 सालों में ये एक प्रश्न वैसा ही प्रश्न है कि यूपीएससी ने क्यों पूछा उसे खुद ही नहीं पता है। ठीक है, फिर भी जब पूछ दिया तो उत्तर तो इसका भी होगा, तो मैं करा दूंगा डिस्कस इसको भी, है ना। बट जो बात मुझे बताना था दोनों प्रश्न के थ्रू, केवल क्लास नोट्स में कमांड हो तो सब काम आपका होता चला जाएगा। और थोड़ा रीडिंग करने का मन हो तो विपिन चंद्रा करते रहिए रीडिंग आप शब्दों के लिए। इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चन को फिर पिक किया कि क्लास नोट्स क्यों जरूरी है, बस कमांड करते जाइए आप। हम लोग सब आयाम पढ़ रहे हैं, कोई आयाम छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंट होकर रिविजन करिए, पढ़िए। ठीक, अगर मैं पानी पी लूँ, चाय भी जो है आ चुकी है, तब तक आप कुछ रिविजन वगैरह करिए आप।
इसी क्वेश्चन को लिख के देखिए 2 मिनट आप क्या लिख पाते हैं 57 वाले क्वेश्चन को। अभी में अटेम्प्ट लीजिए 2 मिनट के लिए आप लोग, है ना। कुछ भी इंट्रोडक्शन लिखिए, कुछ प्लान करिए। घड़ी का समय देख के 2 मिनट। दिख रहा है? इधर से दिख जाएगा। वो तो इतना टाइम क्वेश्चन लिखने में लगा दिए। देखिए हमें लगा तुम क्वेश्चन देखोगे वहां से प्लान कर लोगे। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चाय कॉफी तो पीते रहेंगे। अगला टॉपिक है हमारा नरम दल पे, हमने कंप्लीट बात कर ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गरम दल। इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। यानी अगले 2-3 क्लास का एक फॉर्मेट यहाँ बन जाएगा आपका, कैसे पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 1905 से 1907। यहाँ पढ़ने वाले हम लोग अभी गरम दल के उदय के कारण। कल मैंने बता भी दिया था, उसी को लिखवा दूंगा थोड़ा सा और बेहतर तरीके से। ठीक है। उससे पहले सब समझा दूंगा गरम दल क्यों कहते हैं सब। फिर यहाँ पढ़ेंगे हम लोग बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे इसमें आयाम आएंगे। फिर हम एक पढ़ेंगे 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन। ठीक। तो एक तो हम ये पढ़ने वाले हैं नंबर 1। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1907 से 1915 के बीच में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। प्रथम चरण में भारत के अलग अलग हिस्सों में क्रांतिकारी गतिविधियां, गदर आंदोलन। एक गदर आंदोलन चला था, हिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जो प्रयास किए गए, ये वो आ जाएगा प्रथम चरण। ठीक। फिर सी आ जाएंगे हम 1915 से 1919 में। यहाँ पर भी ये 2 हिस्सों में चला जाएगा आपका। एक तरफ हम पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन। उन्नीस सौ सोलह। कांग्रेस का एक लखनऊ अधिवेशन 1916। एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916। ठीक है। 16 लखनऊ सेशन, 16 लखनऊ पैक्ट 1916। और फिर
इसी अवधि में ना गांधी जी की बात भी शुरू हो जाती है, तो गांधी जी पे तो अलग से बात कर लेंगे हम लोग, फिर शुरू करेंगे तो। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका ये करके है ना, और गांधी जी चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, भारत में तमाम असहयोग आंदोलन तक पढ़ते हैं, तो वो तो तभी बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल तो ये आपका मतलब अगले 2-3 दिन का पूरा, ये 3 दिनों का है सिस्टम। ठीक है, इसी क्रम में हम चलने वाले भी हैं। ठीक है, और गांधी जी की चर्चा हम लोग करेंगे, है ना, अच्छे से करेंगे, बातचीत करेंगे उनके बारे में। इस बीच में 3 अधिनियम पारित होंगे, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। वो भी पढ़ाएंगे असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक, असहयोग तो कंप्लीट करा देंगे 1922 तक, फिर आपको वो तीनों अधिनियम भी, फिर एक 1935 का रह जाएगा, वो आगे पढ़ाएंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट पढ़े। ठीक, अब पहला हमारा, इसको ज़रा समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। मतलब इस क्रम में क्लास चलेगी ना, अब अगला 3 दिन मान लीजिए आप, वो क्रम आ गया आपके सामने। जैसे गरम दल कहते हैं उग्र कार्यशैली के कारण, इनको ना एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। उनको मॉडरेट कहा जाता था, इनको एक्सट्रीमिस्ट, उग्र राष्ट्रवादी भी कहते हैं। दो तरीके से हैं, एक उग्र तरीका है लाल बाल पाल और एक उग्र तरीका है हिंसा। दो तरीके से हैं। बट लाल बाल पाल की बात करें तो वो मुख्यतः अहिंसा के रास्ते पे हैं, तरीका उनका उग्र है। ठीक, उनको ही गरम दल मेनली कहा गया है। बट इन क्रांतिकारी युवाओं को भी गरम दल की कैटेगरी में कभी कभी रख लिया जाता है। क्यों? तो ये भी उग्र ही हैं, बस हिंसा कर रहे हैं युवा हैं। गरम दल का मतलब थोड़ा तरीका उग्र हो गया। प्रमुख नेता में लाल बाल पाल अरविंद घोष 4 बड़े नाम हैं। क्योंकि इतने बड़े नाम है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाल बाल पाल हर स्टूडेंट को पता होता है, लाल बाल पाल। बचपन में खुश होते थे ना, कोई पूछता था बताओ लाल बाल पाल कौन है, तो बता के नहीं खुश होते थे। पता नहीं, हम हमसे तो पूछते थे लोग, तो बताते थे उस समय। टीचर याद कराते थे क्लास में लाल बाल पाल कौन है। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं पहला गरम दल के उदय के। देखें आप जरा, गरम दल के उदय के कारण। ये 7 पॉइंट्स है। पहला लिखें आप इसमें कि, देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में और कांग्रेस के मंच पर भी राष्ट्रीय आंदोलन में और कांग्रेस के मंच पर भी उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद या गरम दल के उदय को विभिन्न कारकों ने प्रभावित किया। ठीक है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम नरमदलीय कार्यशैली से, सर्वप्रथम नरमदलीय कार्यशैली से राष्ट्रवादी युवा निराश थे। राष्ट्रवादी युवा निराश थे क्योंकि नरमदलीय नेताओं
की मांगों को सरकार महत्व नहीं दे रही थी, महत्व नहीं दे रही थी। और राष्ट्रवादियों को ऐसा लगता था, राष्ट्रवादियों को ऐसा लगता था कि अपनी मांगों को, अपनी मांगों को मनवाने के लिए मांगों को मनवाने के लिए उग्र तरीके अपनाने होंगे। ठीक है, मनवाने के लिए उग्र तरीके अपनाने होंगे। अब बा- बड़ी, हर एक साल लोग पास आउट कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज से, नौकरी तो कुछ है नहीं, तो बेरोजगार जैसे आज बेरोजगारी होती है वैसे तब भी थी। तो तब तो चलो भाई, अब अपनी सरकार है, तब तो भाई बाहर ही था, तो ये बात समझ में आ गई, तो उनके कारण नहीं है। ठीक है, तो हर बार की बैठक के बाद उम्मीद होती थी, सोचिए ना कि बैठक पूरी हम लोग को पता चल रहा है, मान हम लोग उस दौर में हैं, सरकार ने प्रस्ताव पास हो गया, अखबारों में चर्चा होगी, सरकार कुछ सुन ही नहीं रही है, तो मन में आएगा ना कुछ तो नया करें जिससे सरकार सुनने के लिए। तो एक रीजन है नरमदलीय कार्यशैली से निराशा। अगला पॉइंट लिखें। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था, एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था विभिन्न कारणों से सरकार के विरुद्ध बढ़ता आक्रोश, विभिन्न कारणों से सरकार के विरुद्ध बढ़ता आक्रोश, ठीक है, विभिन्न कारणों से सरकार के विरुद्ध बढ़ता आक्रोश। इसी में लिखें आप, एक तरफ सरकार, एक तरफ सरकार नरमदलीय नेताओं की मांगों को महत्व नहीं दे रही थी, ठीक है। अब नरमदलीय कार्यशैली से निराशा दो तरह से है, एक तो अपने नेताओं को लेकर के तुम तरीका क्यों नहीं बदलते हो, सरकार को लेकर के भी है कि तुम सुनते क्यों नहीं हो। ठीक है, एक तरफ मांगों को महत्व नहीं दे रही थी, लेकिन आप दूसरी तरफ, इसी में लिखें दूसरी तरफ, दिए गए अधिकारों को छीन भी रही थी। छीन भी रही थी। देखें, जैसे करजन के काल में, करजन के काल में काल में नगर निगम पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, नगर निगम पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। 1899 की घटना है ना। नियंत्रण बढ़ा दिया गया, कौमा, प्रेस पर भी, प्रेस पर भी नियंत्रण को बढ़ाया गया, प्रेस पर भी नियंत्रण को बढ़ाया गया। तथा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों में भी, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर भी
पर भी सरकारी नियंत्रण कठोर किया गया। सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया या कठोर कर दिया गया। लास्ट वाला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं शिक्षा में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। कर्जन के काल में आपको याद होगा शिमला में उच्च शिक्षा पर सम्मेलन, याद है? 1902 में किसकी अध्यक्षता में आयोग बना था? 1902 में थॉमस थॉमस रैले की अध्यक्षता में आयोग बना था। 1904 में क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 13 में क्या हुआ था? निरक्षरता पर सरकारी प्रस्ताव। 17 में क्या लिखाया था? सैडलर आयोग। 29 में क्या लिखाया था? हार्टोग समिति। 33 में क्या लिखाया था? जाकिर हुसैन समिति वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक एजुकेशन। 44 में सार्जेंट प्लान। 48-49 में राधाकृष्ण आयोग। याद है शिक्षा के बारे में जो लिखाया था मैंने आपको? ये सुना हुआ सा लग रहा है ना आपको? चलो ठीक, अच्छा लगा मुझे भी। मुझे लगा मैं एकदम से कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये वही विश्वविद्यालय अधिनियम है। ये सब कर्जन के समय लागू किया। कर्जन को लगता था भारतीयों को अधिक अधिकार देना ठीक नहीं है। एक तरफ नरमदलीय नेता प्रस्ताव पे प्रस्ताव पास कर रहे हैं, सरकार कोई प्रस्ताव नहीं मान रही उनकी। सरकार ने पहले जो अधिकार दे रखा है वो भी छीन रही है। उस समय के युवाओं को क्या लगता है कि ये जो नेता हैं कुछ दिला तो नहीं पा रहे हैं, और जो मिला है सरकार वो भी वापस ले रही है। बेकार है ऐसी नेतागिरी। कुछ नए तरीके की नेतागिरी होनी चाहिए। आम मन में यही बात आएगा ना, जनमानस के मन में कुछ नए तरीके से करना होगा। ठीक है, तो गरम दल का उदय क्यों, किन परिस्थितियों में? पहला, दूसरा रीजन सरकार से विभिन्न कारणों से आक्रोश है। उसमें दो कारण तो हमने यहां बता दिए आपको। अगला पॉइंट लिखें, सरकार के ऊपर ही लिख रहे हैं। इसी प्रकार लिखें, इसी प्रकार प्रशासन में भारतीयों से भेदभाव भेदभाव कौमा नस्लीय नीति कौमा प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कार्यों की उपेक्षा। राहत कार्यों की उपेक्षा इत्यादि मुद्दे को लेकर भी राष्ट्रवादी आक्रोशित थे। इत्यादि मुद्दे को लेकर भी राष्ट्रवादी आक्रोशित थे। पहला पॉइंट हमने बताया नेतृत्व से निराशा। दूसरा पॉइंट बताया सरकार से निराशा। और भी कारण बहुत सारे चाहें तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। सरकार से लोगों में नाराजगी क्यों है? ठीक, तो दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया जिसमें 3-4-5 बातें बताई वो सरकार को लेकर के था। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप। लिखें कि शिक्षा के प्रसार के साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती गई। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गई और इन शिक्षित युवाओं का उग्र राष्ट्रवाद की तरफ झुकाव बढ़ता गया।
उग्र राष्ट्रवाद की तरफ झुकाव बढ़ता गया। ठीक है। देखो, शिक्षित युवाओं का जो भी आंदोलन होगा, उनका यदि गुस्सा होगा, तो बहुत लंबे समय तक धरना वगैरह में, मतलब धरना में तो बैठते हैं, कहीं पे हड़ताल, ठीक है ना, बहिष्कार, मतलब थोड़ा उग्र तरीका चाहिए उनको। यदि संख्या उनकी बढ़ रही है तो बहुत नरम तरीके प्रस्ताव से बहुत खुश होने वाले नहीं है वो। आंदोलन का तरीका थोड़ा चेंज होगा तो उनकी भागीदारी भी, या वो चाहेंगे कि तरीका चेंज किया जाए। युवाओं में जोश होता ही होता है। आपके वर्ग की बात हो रही है, उम्र के हिसाब से देखें तो ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस है वो चाहते हैं कि कुछ थोड़ा प्रभावी तरीके से आंदोलन चले। तो बेरोजगारी का बहुत गहरा रिलेशन था इससे भी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलने को प्रेरित किया। उग्र राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलने को प्रेरित किया। रास्ते पर चलने को प्रेरित किया। ठीक है। घटनाओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद के रास्ते, लिखें आप यहाँ पे। जैसे 1896 में इथोपिया जैसे कमजोर राष्ट्र के द्वारा इटली को पराजित करना, इटली को पराजित करना 1905 में, 1905 में जापान जैसे छोटे से राष्ट्र के द्वारा, जापान जैसे छोटे राष्ट्र के द्वारा रूस को पराजित करना, रूस को पराजित करना। तो चर्चा होती थी उस समय ना युवाओं में, राष्ट्रवादियों में, इथोपिया और जापान जब ऐसा कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा। रूस इतना विशालकाय देश है, जापान उसको हरा सकता है। इथोपिया पिछड़ा हुआ देश है, वो इटली को हरा सकता है कि युद्ध में, तो हम अंग्रेजों को चुनौती क्यों नहीं दे सकते हैं। जब असंतोष होता है तो प्रेरणा कहीं से भी मिलती है। इस तरह की घटनाएं भी इन्हें प्रेरित। अगला पॉइंट लिखें। दयानंद सरस्वती विवेकानंद, दयानंद सरस्वती विवेकानंद इत्यादि विचारकों के लेखों और विचारों ने भी, लेखों और विचारों ने भी, विचारों ने भी राष्ट्रवादियों में, राष्ट्रवादियों में आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव के भाव को जागृत किया। आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव के भाव
तो हम कह रहे थे आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव के भाव को जागृत किया। अब देखो, जैसे उदाहरण के तौर पे विवेकानंद एक विश्व धर्म संसद में गए थे, शिकागो। और वहां पर जो उन्होंने अपनी बातें रखी उपनिषदों से उठा करके दुनिया के सामने, तमाम विद्वानों ने माना कि भारत में भी तार्किक चिंतन की एक पुरानी परंपरा है। और जिस तरह से उनकी तारीफ होने लगी तो यहाँ पे लगने लगा कि भाई हमारा भी अतीत बहुत समृद्ध है, हमारे यहाँ भी विद्वानों की कमी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब समय के साथ जो उनकी बातें थी ना, वो ललकारने वाली भी बहुत होती थी। कहते थे भाई एक लक्ष्य को तय कर लो कि तुम्हें यह हासिल करना है, और सोते बैठते उठते जागते हर समय तुम्हारा चिंतन उसी लक्ष्य पे केंद्रित होना चाहिए। शरीर की एक एक धमनियां भी उस लक्ष्य की ओर ही प्रेरित। तो ऐसा कोई लक्ष्य ही नहीं है जिसे हासिल। वो बात उन्होंने तब कही, बट वो बात आपको और हमें आज भी अच्छी अपने अपने उद्देश्य से लगेगी। तो अभी हम इस बात को सुन रहे थे, हम क्या फील कर रहे थे, हमें अपनी तैयारी में लग जाना है। उस समय के युवा क्या फील कर रहे थे, अंग्रेजों को भगाने में। बातें वही होती हैं, बट उसकी व्याख्या अलग अलग दौर के हिसाब से होती है। जब वो कहते थे कि आपको भी सफल हैं असफल हैं, आप केवल ये सोचो एक बार, ठीक है, कि भाई आपने क्या किया, आपको उत्तर मिल जाएगा। वो कहते थे प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समय रोज निकालना चाहिए। सुन पा रहे सभी लोग? प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समय रोज निकालना चाहिए। पता है क्यों? ये लड़की जो है एकदम आत्मनिरीक्षण करने के लिए। यस यस, प्लीज बी सीटेड। वेरी गुड। अपने आप से बात करने के लिए, आत्मनिरीक्षण करने के लिए। हाँ, अशोक के धम्म में भी ये बात कही गई है। सही जा रहा है ये भी हमारा, ये भी बुलेट जो है हमारा एकदम सही जा रहा है, निशाने पे लगेगा कभी ना कभी है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जब हम खुद के साथ समय व्यतीत करते हैं तो हम रियलाइज कर पाते हैं। हम इस तरह की बात, वो कहते थे दुर्बलता को त्यागो, आलस्य को त्यागो। आलस्य जो है बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता। उठो जागो, तब तक संघर्ष करते रहो जब तक अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त। अभी आप पे बहुत लोग हंसेंगे, अब इस बात को मैं कह रहा हूं। तो ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फिर जब आप पीटी पास करेंगे तो स्वीकृति मिलेगी, और जब बन जाएंगे आप तो सम्मान आपको मिलेगा। तो कोई काम में कहते थे वो। तो विचारों का महत्व बहुत, मतलब आप विचारों को सीमा में नहीं बांध सकते। वो बातें आज हमारे लिए रेलिवेंट है। विचारों को आप सीमा में बांध नहीं सकते। वैसे ही दयानंद सरस्वती कहते थे अपनी भाषा पे गौरव, अपने धर्म पे गौरव। कहते थे अपना शासन स्वराज होना चाहिए। पहले ऐसे सुधारक हैं जो स्वराज की बात कर रहे हैं, वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। वो वेलेंटाइन चिरॉल ने तो तभी कहा था ना उनको कि भारतीयों में अशांति को बढ़ाने में दो लोगों की बड़ी भूमिका रही है, एक दयानंद सरस्वती और एक बाल गंगाधर तिलक। तिलक के बारे में भी परिचय होने वाला है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा गया, क्यों? क्योंकि वो आम लोगों के स्तर पे स्वदेशी भाषा संस्कृति पे गौरव के भाव का प्रसार। क्या होता है जब आप संघर्ष के लिए जाते हैं ना, तो कुछ विरासत, पुरानी चीजें चाहिए होती जो आपको आत्मबल, इससे साहस का संचार होता है। ठीक है, जस्ट एक बात को मैं बता रहा हूं, अलग अलग दौर में विचार बहुत रेलिवेंट होते हैं। तो इन लोगों ने भी उस दौर में हैं सामाजिक धार्मिक सुधारक, लेकिन एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं संघर्ष के लिए। विवेकानंद के भाई तो सक्रिय क्रांतिकारी थे। विवेकानंद के भाई सक्रिय क्रांतिकारी में उनकी गिनती होती थी, ठीक है, उस दौर में। और विवेकानंद की बातों का भी
गरम दल पे, क्रांतिकारी युवाओं पे अच्छा खासा प्रभाव। अब जो व्याख्या कर ले, जैसी व्याख्या कर ले, वो वाली बात हो गई। तो इनका भी एक प्रभाव हम देख रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। लिखें कि लाल बाल पाल अरविंद घोष इत्यादि अरविंद घोष इत्यादि गरम दलीय नेताओं के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाए जा रहे थे। और संघर्ष के लिए उग्र तरीके अपनाए जा रहे थे। जैसे तिलक ने 1896 में जैसे तिलक ने 1896 1896 में पूना में ब्रिटिश वस्त्रों को पूना में ब्रिटिश वस्त्रों को जलाने का आह्वान किया। तिलक ने पूना के लोगों को कहा कि ब्रिटिश वस्तुएं जो हैं, वस्त्र हैं, उसको जलाया जाए, होली मनाई जाए उसकी। तो तिलक 96 में उग्र तरीका अपना रहे हैं, बट वो पूना में है, नागपुर में है। लाजपत राय ऐसे ही लाहौर में अपना रहे हैं, अरविंद घोष ऐसे कलकत्ता में अपना रहे हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर तरीके अपनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उग्र तरीका एकाएक प्रकट हो जाएगा, बल्कि ऐसे नेता हैं जो उग्र तरीकों के आधार पर अंग्रेजों का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। इसी में लिखें 1896-97 में 1896-97 में 1896-97 में तिलक ने महाराष्ट्र के किसानों से कर न देने को कहा। तिलक ने महाराष्ट्र के किसानों से कर न देने को कहा। तो एक उदाहरण हो गया, इनके द्वारा उग्र तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे तिलक का उदाहरण। इसी में एक लाइन और लिख लें आप, अगला लाइन इसी में लिखें आप। और इन नेताओं के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ता जा रहा था। इन नेताओं के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ता जा रहा था। जहां सुनते थे ना तिलक ने ऐसा किया या अरविंद घोष ऐसा कह रहे हैं, तो युवा उनकी तरफ ज्यादा खींचे जा रहे थे, उनका तरीका ज्यादा ठीक है। तो 1905 में जो गरम दल या उग्र राष्ट्रवाद आया है, तो एकाएक नहीं आया है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे नेता मौजूद हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। बंगाल विभाजन
ये लास्ट कारण है गरम दल के उदय का, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन आप 1905 में बंगाल विभाजन वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। 1905 में नरमदलीय नेताओं की, या भारतीय नेता कर दीजिएगा, 1905 में भारतीय नेताओं के विरोध के बावजूद करजन ने बंगाल का विभाजन किया, करजन ने बंगाल का विभाजन किया। लेकिन इस घटना के विरुद्ध पूरे देश में, इस घटना के विरुद्ध पूरे देश में आक्रोश दिखा, और अपेक्षाकृत आक्रोश दिखा और अपेक्षाकृत उग्र तरीके से आंदोलन की मांग की जाने लगी। उग्र तरीके से आंदोलन की मांग की जाने लगी। मांग की जाने लगी। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्तर पर, इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्तर पर उग्र तरीकों से अंग्रेजों का विरोध किया गया। और इसी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए युग की, एरा की शुरुआत। 1905 क्यों कहा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब तक क्षेत्रीय स्तर पे था और 1905 में तय हुआ कि अखिल भारतीय स्तर पे अब उग्र तरीके से विरोध करना। उग्र तरीका क्या, अभी हम देख लेंगे हम। इसलिए 5 को टर्निंग पॉइंट माना जाता है और गरम दल के उदय का कारण के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी बदलाव का वर्ष माना जाता है। नोट करके कुछ इंफॉर्मेशन और लिख लीजिए आप। ये 1905 से पहले का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नोट करके कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेंगे आप। तिलक के बारे में लिख लें आप एक दो बातें और। अठारह सौ इक्यासी में केसरी और मराठा नामक अखबार, केसरी और मराठा नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है। 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी जयंती प्रारंभ किया। 95 में शिवाजी जयंती प्रारंभ किया। हर एक साल तिलक बड़ी धूमधाम से मनाते थे और फिर पूरे महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र के बाहर मनाया जाने लगा।
ऐसे अवसर पे ना लोग इकट्ठा होते थे और उनके साथ फिर राष्ट्रीय मुद्दों पे तिलक बातचीत संवाद करते थे। तो तिलक ने क्या किया, धर्म को या ऐतिहासिक शिवाजी जैसे घर घर के नायक थे एक समय, तो इन सब को लेकर के लोगों को जोड़ना शुरू किया इनके नाम पे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसको ऐसे कह सकते हैं, है ना। एक और लिखे आप तिलक के बारे में 1897 में केसरी में एक लेख के कारण तिलक को 18 महीने की सजा दी गई। और इसी के बाद ठीक है, इसी के बाद आम लोगों ने तिलक को लोकमान्य कहना प्रारंभ किया। तिलक को लोकमान्य कहना प्रारंभ किया। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ऐसे कहते हैं हम लोग। और एक दो पॉइंट लिखने तिलक के बारे में लिखें। तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम नाम शायद सुना हो आपने, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लिखवाया था BM मालाबारी 1891। समाज सुधार कानून में लिखवा चुका हूं मैं इसको, है ना। तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, ये 1887 से प्रारंभ हुआ था। रनाडे ने इसको प्रारंभ किया था, ब्रैकेट में लिख लें आप, रनाडे 1887। ठीक, तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का विरोध किया। ये बहुत चर्चा में आ गए थे, इससे का विरोध किया। ठीक, तिलक के बारे में एक पॉइंट और लिख लें आप। तिलक ने गीता रहस्य एवं आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस तिलक ने गीता रहस्य एवं आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक की रचना की। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, और भी कुछ कुछ बातें हैं। अभी तिलक की तो गतिविधियां बहुत सारी अभी आने वाली हैं, बट एक तिलक का परिचय ऐसे हो गया कि तिलक ये सब चीज़ों को लेकर सक्रिय हैं। एक फर्ग्यूसन कॉलेज है पूना में, उसके स्थापना से भी संबंधित थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी संबंधित है तिलक। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आप जब पढ़ेंगे उसमें सब रेफरेंस दिया हुआ है, वहाँ पे सारे पॉइंट्स वहाँ मेंशन हैं उनके। ठीक है, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, गरम दल के उदय के कारण तो हमने देख ही लिया। अभी क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको लिखा दिया। कुछ फैक्चुअल परिचय मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तिलक का हो गया, ऐसे ही लाजपत राय, अरविंद घोष का भी कुछ फैक्चुअल परिचय हम, बिपिन चंद्रपाल, सबका ले लेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि एक पॉइंट्स हमने बताया था, भी आपको बनाया था यहाँ पे, लाल बाल पाल अरविंद घोष। जैसे अरविंद घोष का है ना, न्यू लैंप फॉर ओल्ड करके उनकी एक पैम्फलेट लेख बहुत चर्चा में आई थी। इस बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा था, पहले आईएएस में एक दो बार ऑलरेडी पूछ चुका है वो, न्यू लैंप फॉर ओल्ड करके। बहुत मतलब ये पहला लेख था जिसमें नरमदलियों की व्यवस्थित आलोचना की गई थी। ऐसे करके ना 5-7 रेफरेंस है इन सब के बारे में, इन्फॉर्मेशन है, सबका एक परिचय हो जाएगा, मैं लिखा दूंगा आपको यहाँ पे। ठीक है,
5 से पहले क्या कर रहे हैं ये लोग। बाकी तो स्वदेशी आंदोलन और आगे जो करेंगे वो साथ साथ चर्चा होती चली जाएगी। ठीक। तो आज की क्लास 3 हिस्सों में बटा रहा। एक तो सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत पे बात हुई और नरमदलियों से जुड़े हुए प्रश्नों के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उस पर भी 20-25 मिनट बात हुई। दूसरा, हम लोगों ने 2 प्रश्न अलग से लेकर के हमने बात किया बोर्ड के ऊपर। सेकेंड पार्ट ये था क्वेश्चन आंसर सीरीज में ही। थर्ड, फिर हम लोग गर्म दल को कैसे पढ़ना है और फिर गर्म दल के उदय के कारणों पे आपसे बात हो गई। कल इसी पे चर्चा जारी रहेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज मैं यहां उपलब्ध नहीं हूं, ठीक है, सुन पा रहे हैं सभी लोग, आज मैं उपलब्ध नहीं हूं। रिवीजन आप लोग थोड़ा अच्छे से करिए, थोड़ा और जोश में करिए आप लोग, कभी कभी सुस्ती दिख रही है। हाँ बोलो। कौन? हाँ मानते थे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो उसको समझना है आपको फिर से दोबारा, क्योंकि कुकर वाला समझना तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, टॉपिक वाला समझना तो मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। यस, जब प्रेशर बिल्ड हो तो सीटी मारे हैं, यही। सीटी मारने का मतलब यहां ये है, नहीं, तुम, सेफ्टी वॉल्व का मतलब अंग्रेजों को सुरक्षा, जब असंतोष बढ़ेगा तो उसको मैंने जो समझाया वही है उसमें, और कुछ नहीं समझना उसमें। तुम कुकर से ज्यादा रिलेट मत करना, ठीक है ना। खाना बनाना शुरू कर दियो क्या तुम? नहीं ना? अच्छा आता है, कुकर ले लिए हो, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन, ठीक है ना, कल मिलते हैं हम लोग। गुड नाइट सभी लोग।